नमस्कार। आज हम बात करेंगे इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए एक ऐसे ज्ञान के केंद्र की जो एक जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। नाम था नालंदा। तो सवाल यही है, एक ऐसी संस्था जो पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का सूरज थी, वो अचानक इतिहास के अंधेरे में कैसे गुम हो गई? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 1600 साल पहले, 5वीं सदी में। उस वक्त भारत में गुप्त साम्राज्य का सुनहरा दौर चल रहा था और तभी शासक कुमार गुप्त प्रथम ने आज के बिहार में एक ऐसे संस्थान की नींव रखी जो आगे चलकर दुनिया का नक्शा बदलने वाला था। जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। जब ये अपने चरम पर था तो नालंदा में 10,000, जी हां 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये अपने आप में एक पूरा शहर था जो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के लिए बसाया गया था। और सोचिए, इन 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कौन थे? 2,000 टीचर्स। मतलब हर 5 स्टूडेंट पर एक गुरु। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात की गारंटी थी कि हर एक छात्र पर पूरा पर्सनल ध्यान दिया जाता था। क्या कमाल का रेशियो था। लेकिन नालंदा की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी बात थी इसका स्ट्रक्चर। ये दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स एक ही जगह रहते थे, पढ़ते थे, डिबेट करते थे। ये ज्ञान का एक, कह सकते हैं, 24/7 इकोसिस्टम था जहां सीखना कभी रुकता ही नहीं था। और यहां जो पढ़ाया जाता था वो तो और भी कमाल था। ये सिर्फ धर्म या फिलॉसफी तक ही सीमित नहीं था। नहीं, यहां पर लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन, मैथमेटिक्स और तो और एस्ट्रोनॉमी तक पढ़ाई जाती थी। मतलब ज्ञान का एक ऐसा संगम जिसकी टक्कर आज की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी शायद ही ले पाएं। और जाहिर है, नालंदा की शोहरत दूर दूर तक दुनिया भर में फैल चुकी थी। ये ज्ञान का एक ऐसा मैग्नेट बन गया था जो चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, सेंट्रल एशिया, इन जैसे दूर दराज के इलाकों से भी स्कॉलर्स को अपनी तरफ खींचता था। सोचिए, लोग हजारों मील की मुश्किल यात्रा करके सिर्फ यहां पढ़ने आते थे। इस महान यूनिवर्सिटी का दिल, या कहूं धड़कन, थी इसकी लाइब्रेरी। इसे धर्मगंज कहते थे, मतलब सत्य का खजाना। और ये नाम इस पर बिल्कुल फिट बैठता था। और ये कोई एक बिल्डिंग नहीं थी, नहीं, ये 3 विशाल कई मंजिला इमारतों का एक पूरा कॉम्प्लेक्स था। नाम थे रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्नोदधि। जरा सोचकर देखिए, इन दीवारों के पीछे लाखों हाथ से लिखी पांडुलिपियां रखी थीं, जिनमें सदियों का ज्ञान, सदियों की मेहनत छिपी हुई थी। अच्छा, इसकी महानता का एक सबूत हमें मिलता है 7वीं सदी के चीनी यात्री ह्वेनसांग के रिकॉर्ड से। वो खुद यहाँ एक स्टूडेंट थे, पता है? उन्होंने लिखा है कि यहाँ दुनिया के सबसे काबिल स्कॉलर्स जमा होते थे और उनका अनुशासन कमाल का, एकदम सख्त था। ज्ञान का ये सुनहरा दौर, ये करीब 700 सालों तक चला। 700 साल। लेकिन फिर साल 1193 में सब कुछ बदल गया। बख्तियार खिलजी के एक हमले ने इस महान यूनिवर्सिटी के अंत की एक बहुत ही विनाशकारी कहानी लिख दी। और जो विनाश हुआ उसका पैमाना हमारी सोच से भी परे है। जब धर्मगंज, उस महान लाइब्रेरी में आग लगाई गई, तो ऐसा कहते हैं कि वो 3 से 6 महीने लगातार जलती रही। उन लपटों में सिर्फ किताबें नहीं जलीं, नहीं, उनमें विज्ञान, चिकित्सा, फिलॉसफी, इन सब पर की गई सदियों की मेहनत और खोजें जलकर राख हो गईं। वो ज्ञान जो शायद पूरी इंसानियत को सदियों आगे ले जा सकता था, वो बस धुएं में खो गया। लेकिन कहते हैं ना, इमारतें जल सकती हैं, पर विचार नहीं मरते। लगभग 800 साल की लंबी खामोशी के बाद नालंदा की वो लौ एक बार फिर से जलाई गई। साल 2014 में बिल्कुल अपनी पुरानी विरासत की ही तरह एक नए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी ने जन्म लिया। भारत, चीन, सिंगापुर, दुनिया के कई देश इस सपने को दोबारा सच करने के लिए साथ आए। आज ये नई यूनिवर्सिटी भारत की उसी खोई हुई लेकिन कभी ना भुलाई जा सकने वाली बौद्धिक विरासत का एक जिंदा प्रतीक है। ये हमें एक ही बात याद दिलाती है कि ज्ञान को जला तो सकते हैं, लेकिन उसके आइडियाज को कभी खत्म नहीं कर सकते। तो आखिर में एक सवाल पे सोचना तो बनता है। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर नालंदा कभी तबाही ना हुआ होता तो आज हमारी दुनिया कैसी होती? हमारा ज्ञान, हमारी शिक्षा आज किस मुकाम पर होती?